हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऐसे 25 प्रश्न जो लगातार दोस्तों एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख ही रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार का मैं हर बार इसलिए शामिल करता हूं कि लगातार विकास के सिद्धांतों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, यानी कि ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा आ जाता है कि निरंतरता का सिद्धांत। कभी ना समाप्त होना निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था। बहुत ही अच्छी विधि दोस्तों यहाँ पर पूछी गई कि साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था। हर्बर्ट, मॉन्टेसी, मॉरिसन एवं हेनरी जे वॉट ने। तो जो आपकी साहचर्य प्रणाली है दोस्तों, इसी साहचर्य प्रणाली को ही इसका दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेसरी प्रणाली। इसी को मॉन्टेसरी प्रणाली कहते हैं, इसी को साहचर्य प्रणाली कहते हैं। और यह विधि दी किसने थी, मारिया मॉन्टेसरी ने, जो कि इटली की थी। इन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक्टिविटी करवाने के लिए दो प्रकार की जो सामग्रियों का प्रयोग किया था। यानी कि गत्ते के टुकड़े और छोटे छोटे मतलब दो सामग्री लेती थी। एक पर उसमें क्या है लिख देती थी, चित्र बना होता था। एक पर चित्र बना रहता था, एक पर उसका नाम लिखा रहता था। जैसे कहीं मान के चलो आ बना है तो उसी के नीचे एक दूसरा प्रकार का चित्र रहता था जिसमें अनार का चित्र बना होगा। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करवा के जो आप यहाँ पर साहचर्य देख रहे हैं, इस प्रकार से उनमें साहचर्य स्थापित करके बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो इसीलिए इस विधि को बोला जाता है साहचर्य विधि। तो मतलब दो शब्दों में, यानी कि शब्द में और उसके जो उसका अक्षर रहता था, इन दोनों में साहचर्य स्थापित करके पढ़ाया करती थी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा साहचर्य प्रणाली। मॉन्टेसरी विधि भी इसको कहते हैं। मॉन्टेसरी ने इस विधि को दिया था। और दोस्तों जो आपके मॉरिसन है, मॉरिसन ने आपकी समाजमिति विधि दी थी और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है, यहाँ पर पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कौन सी है। तो यहाँ पर 36 मिनट, 46, 56 और 66 मिनट। तो दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है यह होती है आपकी 36 मिनट। इसमें क्या होता है कि 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण है जो 6 मिनट का होता है और इसमें 3 ही मेन चरण होते हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट हो जाता है, कौन सा हो जाता है, पाठ योजना जिसको कि क्या बोलते हैं, जिसको कि दोस्तों हम बोल सकते हैं नियोजन भी। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है कौन सा, शिक्षण यानी कि पढ़ाना। ठीक है, और तीसरा हो जाता है दोस्तों आपका प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। ठीक है, तो इन्हीं की 3 चरणों से 3 चरण और हो जाते हैं। फिर हो जाता है पुनर्पाठ योजना, पुनर्शिक्षण और पुनर्प्रतिपुष्टि। इस प्रकार से 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 6-6 मिनट का होता है। और सूक्ष्म शिक्षण की हम बात करें तो सबसे पहले इसका प्रयोग है दोस्तों 1961 में अमेरिका में किया गया था। किसने किया था दोस्तों, इसका प्रयोग किया था, इसके जो प्रवर्तक भी थे डी एलन तथा सहयोगी एचिसन एवं रॉबर्ट बुश थे। अगर पूछा जाए कि इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था तो डब्ल्यू एलन ने किया था। किसने किया था, एलन ने किया था। सहयोगी एचिसन एवं रॉबर्ट बुश थे। और भारत में इसका प्रयोग है दोस्तों बी के पासी एवं शाह ने इसका भारत में प्रयोग किया था। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर, जो कि आपका CCE होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन रहता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आपका इस पर जो है बल किसने दिया था, तो इस पर बल दोस्तों आपके दिया था मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग ने बल दिया था कि इसको प्रभावी रूप से क्या है लागू किया जाए। तो आपको याद रखना मुदालियर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहा जा रहा है किस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम
अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, अनुदेशन विधि। तो इसमें दोस्तों अनुकरण विधि में तो साफ साफ जो करता है मतलब शिक्षा का वाचन करता है, बच्चे अनुकरण करते हैं। सूत्र विधि में भी ऐसा नहीं होता, रटवाए जाते हैं, तो उनको देखा और अनुभव किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो आपकी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, इसमें क्या होता है, शिक्षक बच्चों को जो उनको कार्य आ रहा होता है वह कार्य दे देता है और उसमें क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वहाँ से उसको मतलब निगरानी करता रहता है। तो इस प्रकार से बच्चे अपने आप में पढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं कि हाँ बच्चे आप अपने आप में पढ़ रहे हैं, अपने आप में व्यस्त हैं। तो स्वतंत्र होकर वह अध्ययन करते हैं, वह होती है आपकी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि इसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो यह आपकी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से न्यूनतम संसाधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है। ध्यान रखना है, आपके यहाँ पर पूछा है न्यूनतम संसाधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें न्यूनतम साधनों का प्रयोग करके बच्चों को जो पुस्तक में आए हुए तथ्य हैं उनका अच्छे से स्पष्टीकरण किया जा सके, जो सिद्धांत आए हैं उनका अच्छे से स्पष्टीकरण किया जा सके। तो वाचन विधि, वाचन में अच्छे से नहीं किया जा सकता, या तो सिर्फ वाचन विधि। सैनिक विधि बच्चों के लिए उपयोग नहीं की जाती है, सैनिकों को वो मतलब प्रयोग की गई थी, हालांकि इसका बच्चों के लिए फिर प्रयोग होने लगा था। संसर्ग विधि नहीं, प्रदर्शन विधि है दोस्तों, डेमोस्ट्रेशन मेथड, यानी कि प्रदर्शन करके बहुत अच्छे से हम कम चीज़ों से भी बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे हमें नक्शा पढ़ाना है या कोई चीज़ हमें दिखानी, तो ग्लोब पर हम उसको प्रदर्शन करवा के बहुत अच्छे से मतलब पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वह शिक्षण विधि है जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, खालिस्तान वह शिक्षण विधि है जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से पूरक हो। तो यहाँ पर वे अध्यापक अध्ययन करें, यानी कि एक से अधिक अध्यापकों की बात हो रही है। तो यहीं पर आप समझ जाएं इस विधि को कि अनुकरण होगी, भ्रमण होगी, सैनिक विधि होगी, दल शिक्षण। दल शिक्षण विधि वह विधि होती है दोस्तों जिसमें एक या एक से अधिक शिक्षण आपस में मिलकर जो है विषयगत योग्यता रखते हैं, वह यहाँ पर अध्ययन करवाते हैं। तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी दल शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आवश्यक नहीं है। पाठन और मूल्यांकन का साथ साथ चलना, जी बिल्कुल, इसमें प्रतिपुष्टि, फीडबैक वगैरह सब साथ साथ में चलते रहते हैं। एक ही चरण में 6 चरण होते हैं, तो 6 चरणों में उसी में क्या हो जाता है, मतलब 36 मिनट में इसमें क्या हो जाता है, पुनः फीडबैक, पुनः प्रतिपुष्टि सब इसमें हो जाता है। ठीक है, शिक्षण की समयावधि तय नहीं, बिल्कुल गलत, इसमें समयावधि फिक्स रहती है। तो यह तो आपका गलत हो जाता है। प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय कर लिए जाते हैं। अंतर क्रिया पर बल देना, यह भी आपका हो जाता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है यह गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गणित पढ़ाने की विधि नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी गणित पढ़ाने की विधि नहीं है। ह्यूरिस्टिक मेथड, बिल्कुल यह बहुत अच्छी विधि है। परियोजना विधि, यह भी आपकी गणित पढ़ाने की विधि है। वेधशाला विधि या व्याख्यान विधि, तो यहाँ 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों व्याख्यान विधि भी गणित पढ़ाने में उपयोग होती है। जो बड़ी बड़ी कक्षाएं होती हैं उनमें जो है व्याख्यान विधि का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन जो आपकी वेधशाला विधि है दोस्तों, वेधशाला विधि का उपयोग है जो गणित शिक्षण में नहीं किया जाता है। यह आपकी विधि है जो ज्योग्राफी वगैरह इन चीज़ों में है जो प्रयोग की जाती है। वेधशाला विधि यहाँ पर इसमें इसका जो प्रयोग है नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। एक सफल शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि एक सफल शिक्षक की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। साध्यता, बिल्कुल साध्य रहेगा। निष्ठा, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, आत्म अनुशासन। तो इसमें से आपको बताना है कि एक सफल शिक्षक की जो विशेषता है कौन सी नहीं है। तो एक जो सफल शिक्षक है दोस्तों वह कभी भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। एक शिक्षक कभी भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। वह निष्ठा रखेगा, साध्यता होगा, आत्मानुशासन भी रखेगा, लेकिन बच्चों में कभी पक्षपात पूर्ण व्यवहार वह नहीं कर सकता। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वह है आपका कि पीयर कल्चर यानी कि पीयर संस्कृति खालिस्तान का गठन करती है। समाजीकरण का, व्यक्तिकरण का, एवं बी दोनों का, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो आपकी जो संस्कृति है यानी कि पीयर संस्कृति है वह किसका निर्माण करती है, किसका गठन करती है। तो दोस्तों यह समाजीकरण का करती है। आपकी जो इंडिविजुअलाइजेशन है यानी कि व्यक्तिकरण है इसका नहीं करती है। अगर पीयर संस्कृति, अगर संस्कृति की बात होती सिर्फ,
तो वह दोनों चीज़ों का हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पेयर शब्द जोड़ दिया गया है, यानी कि दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर संस्कृति का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर क्या है, सामाजिकरण होगा। अगर यहाँ पर पेयर शब्द नहीं जुड़ा होता तो व्यक्तिकरण भी इसमें हो जाता, लेकिन यहाँ पर पेयर शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा गठित संस्कृति, तो यहाँ पर सामाजिकरण हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो इसका आंसर है फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी एक सीखने की कठिनाई नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी सीखने की कठिनाई नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कमज़ोर स्मृति, अपेक्षाकृत खराब व्यापक शक्ति, और नेक्स्ट है संबंधित शिक्षण क्षेत्रों में ज्ञान को उचित रूप से स्थानांतरित करने में विफल, अच्छी किताबों की कमी। तो यहाँ पर दोस्तों कमज़ोर स्मृति सीखने का कारण है, मतलब ना सीखने का कारण है, और अपेक्षाकृत खराब व्यक्तित्व मतलब व्यापक शक्ति यह भी हो सकता है। और यहाँ पर हम बात करें संबंधित शिक्षण क्षेत्रों में ज्ञान को उचित रूप से स्थानांतरित करने में विफल, यह भी आपकी अधिगम जो है कठिनाई हो सकती है, लेकिन अच्छी किताबों की कमी यह एक आपकी अधिगम कठिनाई नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका है डी आंसर सही हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रचनात्मक शिक्षार्थी उस व्यक्ति को संदर्भित करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि एक रचनात्मक शिक्षार्थी है किस व्यक्ति को संदर्भित करता है। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली है, इसको संदर्भित करता है, सही है यह हो सकता है। बहुमान बुद्धि मतलब बहुत बुद्धिमान है, या फिर परीक्षणों में लगातार अच्छे अंक प्राप्त करने में सक्षम है, पार्श्व सोच और समस्या समाधान में अच्छा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ ड्राइंग या बहुत बुद्धिमान है या परीक्षणों में लगातार अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है, यह आपका जो है एक रचनात्मक चिंतन वाली व्यक्ति की यह विशेषता नहीं है। सिर्फ यहाँ तक उसको सीमित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपका जो लेटरल थिंकिंग है, पार्श्व सोच है और समस्या समाधान में बहुत अच्छा है, यह यहाँ पर सबसे सही हो जाएगा। क्योंकि एक जो रचनात्मक व्यक्ति है, क्रिएटिव व्यक्ति है, वह कई प्रकार से सोचता है, कई प्रकार से आपका समस्या समाधान कर सकता है। तो उसको सिर्फ बुद्धिमान में, ड्राइंग में अच्छे अंक प्राप्त करने में सीमित उसको नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यह सबसे अच्छा विकल्प है, यह आपका सही हो जाएगा। छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। कठोर परिश्रम, आज्ञाकारिता, विनम्रता, स्वतंत्र सोच। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पूछा गया है तो कठोर परिश्रम, मतलब जो हार्ड वर्क है। ऐसा कभी नहीं है कि छात्र हार्ड वर्क ही करे, ऐसा कभी नहीं है कि आज्ञाकारिता ही उसमें होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, यह कंपलसरी नहीं है। लेकिन स्वतंत्र सोच है, जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, यह सबसे महत्वपूर्ण गुण हो जाता है एक छात्र के लिए। नेक्स्ट है, गणित को पाठ्यक्रम के शीर्ष पर रखा गया है क्योंकि। गणित को पाठ्यक्रम के शीर्ष पर रखे जाने का क्या कारण है। तो यह बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सबसे अच्छा साधन है, यह सबसे कठिन विषय है, यह तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह सबसे आसान विषय, यह भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत है। यह बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सबसे अच्छा साधन है, इसमें बौद्धिक विकास भी होता है, सांस्कृतिक विकास भी गणित से होता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यह सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक द्वारा, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थॉर्नडाइक लिखा है, थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के द्वितीयक नियम में बहुप्रतिक्रिया का नियम पर बल दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया, जो थॉर्नडाइक के द्वारा दो प्रकार के नियम दिए गए थे। जो पहले नियम थे जिनको मुख्य नियम कहा जाता है, वह तीन प्रकार के थे। कौन कौन से थे। एक आपका अभ्यास का था, दूसरा तत्परता का, और तीसरा नियम आपका कौन सा था, प्रभाव का नियम। और जो इन्होंने दो द्वितीय दिए थे उनको गौण नियम कहा जाता है, उन्हीं को द्वितीयक नियम भी कहा जाता है। तो उस द्वितीयक नियम में इन्होंने पूछा है कि बहुप्रतिक्रिया का नियम, जो कि इन्होंने 5 प्रकार के बताए थे, उसमें फर्स्ट आपका था बहुप्रतिक्रिया का नियम पर बल दिया गया है। तो इसमें से पूछा गया है कि बहुप्रतिक्रिया का नियम, इसमें किस चीज़ पर बल दिया गया है। एक्सटेसी और मूल सिद्धांत द्वारा अधिगम, अतरंगता द्वारा अधिगम, संग परिवर्तन द्वारा अधिगम, और यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इंग्लिश शब्द कुछ देखने पड़ेंगे। यहाँ पर एक्सटेसी और मूल सिद्धांत द्वारा अधिगम यह इसमें नहीं कहा गया है। अतरंगता द्वारा अधिगम यह भी नहीं कही गई, लेकिन यहाँ पर आप सी ऑप्शन देखेंगे, लर्निंग बाय चेनिंग एसोसिएशन, यानी कि संघ परिवर्तन द्वारा अधिगम। हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर चेनिंग एसोसिएशन आप देखेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम का मतलब है कि एक जो बिल्ली है
वह कई प्रकार से प्रक्रिया करके स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया करके सीखती थी, तो उसी को बोला जाता था बहु प्रतिक्रिया का अधिनियम। यानी कि एक बार में सफलता नहीं उसको जब नहीं मिल रही थी तो वह कई प्रकार से प्रयास करके उस चीज़ को सीख रही थी, तो उसी को कहा जाता है चेनिंग एसोसिएशन। यानी कि एक चेनिंग बना के स्टेप टू स्टेप करके उसको बोला जाता है संघ परिवर्तन द्वारा अधिगम या चेनिंग अधिगम। इसी पर इन्होंने बहु प्रतिक्रिया के अधिनियम में पर बल दिया है। नेक्स्ट है, उन विधियों का उपयोग जिनमें शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल है, उदाहरण है। तो सीधा सीधा सा है कि जहाँ पर शिक्षार्थी की मतलब स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित विधि। जहाँ पर शिक्षार्थी की स्वयं पहल और प्रयास शामिल है वह शिक्षार्थी केंद्रित विधि होती है। नेक्स्ट है, प्रयोजना विधि की परिणति। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रयोजना विधि, और आपने बाल विकास पढ़ी होगी तो इतना तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी से आता होगा। किलपैट्रिक, जो किलपैट्रिक है इन्होंने प्रयोजना विधि का जो है निर्माता इसके थे। और जो जॉन डीवी थी यह आपके किसके दोस्तों, यह मतलब खोज करके सीखने पर और एक्टिविटी करके यानी कि करके सीखने पर बल देते थे जॉन डीवी। और जो फ्रोवेल है यह भी करके सीखने पर देते, लेकिन किंडरगार्टन विधि का इन्होंने क्या है प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे शिक्षाप्रद स्थान कौन सा है। अगर आपको भूगोल पढ़ाना है बच्चे को तो सबसे शिक्षाप्रद स्थान कौन सा हो सकता है, घर, संग्रहालय, सिनेमा या बाजार। बाजार हो नहीं सकता, सिनेमा हो नहीं सकता, घर हो नहीं सकता। जो म्यूजियम या संग्रहालय है इसमें भूगोल आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था जिसमें पहचान को संकट व आत्मसम्मान का सामना करना पड़ता है का कारण है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपकी किशोरावस्था होती है जिसमें बच्चे को क्या करना पड़ता है, पहचान व संकट का आत्मसम्मान का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से थोड़ी दोस्तों घुमा कर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका क्या कारण है, नकारात्मकता, कम उपलब्धि, विकासात्मक बेकार और प्रारंभिक अनुभव। तो प्रारंभिक अनुभव इसका कोई मतलब नहीं है, नकारात्मकता भी नहीं है, कम उपलब्धि भी नहीं है। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट डिसऑर्डर रहता है यानी कि विकासात्मक बेकार ऐसे होते हैं जिनकी वजह से किशोरावस्था में क्या है उतना विकास नहीं हो पाता है। तो बच्चा सोचता है कि हमें अपनी पहचान और जो अपनी आइडेंटिटी है एक वह नहीं बना पाता है, जिसके कारण उसको आत्मसम्मान का जो है सामना करना पड़ता है, उसको आत्मसम्मान नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार का जो संकट है विकासात्मक डिसऑर्डर की वजह से किशोरावस्था में आ जाता है। नेक्स्ट है, शैक्षणिक भ्रमण निम्नलिखित में से किस प्रकार से बच्चों के विकास में सहायता करता है। जो शैक्षिक भ्रमण है किस प्रकार से बच्चों के विकास में सहायता करता है, सुदृढ़ीकरण और आपके समाजीकरण, केवल मज़े करने के लिए, छुट्टियों का आनंद के लिए और विशेषताओं में वृद्धि करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि विशेषताओं में सिर्फ वृद्धि करने के लिए या मज़े लेने के लिए, छुट्टियों का आनंद लेने के लिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा कि सोशलाइजेशन और रीइंफोर्समेंट यानी कि आपका जो पुनर्बलन कह सकते हैं उसको हम सुदृढ़ीकरण भी बोल सकते हैं। इसमें जो है विकास मतलब जो शैक्षणिक भ्रमण है यह आपका इसमें सहायता करता है। नेक्स्ट है, भूमिका निर्वाह विधि में एक छात्र शिक्षक के रूप में प्रस्तुत होता है और बाकी समूह उस शिक्षक के छात्र होते हैं, यह कथन है। यहाँ पर आपको बताना है कि भूमिका निर्वाह जो विधि है जिसमें कोई हम रोल प्ले विधि भी बोलते हैं, एक छात्र है जो शिक्षक के रूप में प्रस्तुत होता है। ठीक है, भूमिका निर्वाह अगर रोल प्ले विधि वह कर रहा है तो एक जो छात्र है शिक्षक का रोल कर सकता है और बाकी समूह उस शिक्षक के छात्र होते हैं। सही है, अगर एक शिक्षक बनेगा तो बाकी उसके क्या है छात्र बनेंगे, उस छात्र के छात्र बन जाएंगे, यानी कि जो रोल प्ले कर रहा है उसके छात्र बन जाएंगे। असत्य है क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक नहीं हो सकता, गलत है, यह तो सीधा सीधा गलत है। सच है क्योंकि यह विधि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बदलाव लाती है, बिल्कुल सही है, यह आपका सही हो सकता है। असत्य क्योंकि छात्र के पास आवश्यक ज्ञान नहीं है, यह भी गलत है, तो बी आपका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। असत्य क्योंकि विद्यार्थी किसी विद्यार्थी का पालन नहीं करेगा, ऐसा भी गलत है, रोल प्ले विधि का प्रयोग खूब किया जाता है कक्षाओं में, तो आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परियोजना में की गई गतिविधियाँ काम की होनी चाहिए, यह कथन परियोजना पद्धति के किस मूल सिद्धांत की ओर इशारा करता है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि एक परियोजना में की गई गतिविधियां काम की होनी चाहिए, यह कथन परियोजना पद्धति के किस मूल सिद्धांत की ओर इशारा करता है। उद्देश्य, स्वतंत्रता, उपयोगदायक गतिविधि। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि गतिविधियां काम की होनी चाहिए, यानी कि क्या हो, उपयोगी होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, तभी वह परियोजना में जो गतिविधियाँ प्रयोग कर रहे हैं तब उनका कुछ जो है सार निकलेगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि उनकी उपयोगिता होनी चाहिए।
नेक्स्ट है, एक परियोजना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते समय शिक्षक की भूमिका होती है। तो अगर एक परियोजना में शिक्षक है जो मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है तो उस समय शिक्षक की भूमिका किसकी होगी? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होगी संसाधक की, यानी कि फैसिलेटर की। सिर्फ फैसिलेटर के रूप में जो शिक्षक वहाँ पर प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का सबसे संरचित उपकरणों में से एक है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा है जो आकलन के सबसे संरचित उपकरणों में से एक है। यहाँ पर असेसमेंट के संरचित यानी कि निर्मित उपकरणों में से सबसे अच्छा यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रकाशित योग्य परीक्षण यानी कि आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, परियोजना कार्य, क्विज या बातचीत। बातचीत उतना अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ भी उतना अच्छा नहीं, हालांकि बातचीत को बहुत ज़्यादा जो है प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन आकलन की अगर हम पूछें तो अगर आकलन बच्चे करेंगे तो उतना अच्छा आकलन नहीं हो पाएगा। मतलब बच्चे अगर बातचीत करेंगे तो और शिक्षक भी अगर बातचीत करेगा तो उसमें थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है बातचीत करने में, तो वहाँ पर बातचीत उतना अच्छा तरीका नहीं है, क्विज भी उतना अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन आप जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपके होते हैं, पब्लिश्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आप जिस प्रकार का मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं संरचित उपकरणों में से आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है। प्रयोजना कार्य भी होता है, लेकिन इसके आगे जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं इनके आगे यह थोड़े से कम है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर सबसे अच्छा उपकरण हो जाएगा संरचित उपकरणों में से। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने आपसे आज इसमें हल करवाए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं या क्वेश्चन मैंने वहीं से कलेक्ट किए हैं जो पूछे गए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप और पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।